मैंने कभी भी किसी से अपने अंदर की बातें शेयर नहीं की, वो बातें जो तूफ़ान बर्पा कर देती। कभी कभी दिल गले को आ जाता है, कभी कभी दिल में हलचल सी मच जाती है कि मैं ही क्यों। अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी तो नहीं। जब जब खूबसूरत लोगों को देखती हूँ सोचती हूँ मेरा रंग ही क्यों ऐसा रह गया, पर वो मायूसी भी ख़त्म हो जाती है जब अज़ान की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ती है। फिर मैं अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ जिनके पास रंग तो होता है पर वो किस्मत नहीं होती, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। और अल्लाह हमें इतनी खूबियों से नवाजता भी तो है ना। फिर मेरे गले शिकवे तम तोड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। आपने इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था जो हरकत नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों आपसे मैं ये सब शेयर कर रही हूँ, पर आपकी आंखों में वो दर्द नज़र आ रहा है मुझे पहले दिन से। मुझे वो लम्स नहीं भूल पा रहे जो इस दिन आप मेरा हाथ पकड़ने पर महसूस किए थे मैंने। आप जानती हैं मैंने इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर ली। इस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे आपकी हिफाजत करनी चाहिए। दिलकश की आंखें छलक उठी थी और नयाब ने अपने दुपट्टे के पल्लू से इनकी आंखें साफ करना शुरू कर दी थी। आपको पता है हम सिया रंग के लोगों की किस्मतें बहुत तेज़ होती हैं। हमें दुनिया से जितनी नफ़रत मिलती है अल्लाह की रहमतें इतनी ही ज़्यादा हमें मिलती है। मुझे लोगों की खुशी से अब कोई गर्ज़ नहीं रहा। मुझे अपने रब की रज़ा चाहिए बस। मैं जितना खुश हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ आंटी, और आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप देख लीजिएगा। नयाब ने इनका चेहरा पूरी तरह साफ़ कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम मिस नयाब, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। दरवाज़ा खोलकर मिस सुमेरा ने नयाब को याद दिलाया था। ओ सॉरी मैम। ओके दिलकश आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। नयाब ने आगे झुक कर इनके माथे पर बोसा दिया था। आज 1 महीना हो गया था नयाब को इनसे मुलाकात करते हुए और अफनान यूसुफ की कंपनी में इंटर्न की पोस्ट पर काम करते हुए। जुबिया बाजी आप नहीं जानती, हम लोग मीटिंग से लेट हो गए शॉपिंग की वजह से। अम्मी ने सख्ती से कहा था तुम्हें शॉपिंग करवाने का, अब कम से कम तुमने कपड़े ले लिए हैं। अम्मी की कुछ परेशानी तो ख़त्म हो गई ना। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। वो तीनों बैठ गई थी गाड़ी में। जुबिया शुक्र है तुमने इसे कुछ लेकर दिया, वरना नयाब मैडम के पास अपने लिए नए ड्रेस लेने जितना वक्त नहीं था। नयाब खामोश हो गई थी। वह मशहूर थी इन लोगों की मोहब्बत के, पर इसने सब शॉपिंग अपने जमा पैसों से की थी। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ना किसी का कोई एहसान लेना चाहती थी। वो खुददारी के साथ यहाँ रहना चाहती थी जैसे पाकिस्तान में रहती थी। ड्राइवर चाचा गाड़ी रोकें प्लीज़ प्लीज़। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी थी और नयाब जल्दी से निकलकर बाहर आई थी। तेज़ बारिश में जहाँ एक छोटे पपी को एक शख्स स्टिक से मार रहा था। नयाब वो इसका मालिक है। जुबिया बाजी देखें तो सही वो कैसे मार रहा है इसे, प्लीज़ कुछ कीजिए। बहुत बहस करने के बाद नयाब ने इस पपी को ख़रीदने की बात की थी, जिस पर जुबिया और सुमेरा एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी। इस लड़की को शायद पता नहीं अफनान भाई कितने मुखालिफ है इस जानवर के। सुमेरा ने जुबिया के कान में सरगोशी की थी, जिस पर जुबिया की आंखों में एक शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। अफनान भाई का तो ख्याल ही नहीं आया, इन्होंने हमारी न्यूयॉर्क की ट्रिप कैंसिल करवाई थी ना। अब देखना ज़रा, वो खुद नयाब को भेजेंगे हमारे साथ। जुबिया ने अपना प्लान सुमेरा के कान में बताया था, जिस पर वो दोनों कहके लगाकर हंसी थी। आप दोनों हंस रही हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। नयाब तुम इसे ख़रीद तो लो, पर यहाँ कानून है इसे अडॉप्ट करना होगा। तो ठीक है ना बाजी, मैं कर लूँगी। पाकिस्तान में भी मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बत्तर और एक बिल्ली का बच्चा। नयाब की इस बात पर वहाँ खड़ी दोनों लड़कियों के मुंह खुल गए थे। वो नयाब को पिछले 1 महीने से जहाँ इतना संजीदा और कमगो समझ चुकी थी, आज नयाब की ये मासूमियत भी इन्हें मुतासिर कर गई थी। नयाब की बस फिर क्या था, वो पपी के मालिक ने जितने पैसे कहे नयाब ने फटाफट से निकाल कर दे दिए, जुबिया और सुमेरा के मना करने के बावजूद भी। अब वो इस पपी को अपनी गोद में बिठाकर वापस ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। आप दोनों अंदर नहीं आएंगी नायाब मैडम, मैं तो मीटिंग में जा रही हूँ। अफनान सर का गुस्सा मैं जानती हूँ। सुमेरा गाड़ी से नहीं उतरी थी। जुबिया बाजी आप तो आए ना, मार्को की अडॉप्शन में आसानी होगी अफनान सर को मनाने में। हा 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 भाईजान मान जाएंगे, इस मासूम को अपना नाम ज़रूर देंगे, और तुम भी तब तक इनके कैबिन से बाहर ना आना जब तक वो वहाँ ना कर देना। नयाब वहाँ से पपी को अंदर ले गई थी सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बावजूद। इसने इस पपी को अफनान के केबिन के बाहर खड़ी होकर अपने से नीचे उतारा था। इसे पता नहीं चला कि इसके पीछे एक मजमा इकट्ठा हो गया था स्टाफ मेंबर का। बाहर लॉन में कुर्सियों पर बैठकर मौसम से लुत्फ़अंदाज होती फैमिली बहुत अरसे के बाद ऐसे साथ बैठी थी एक दूसरे की कुर्सियों के दरमियान। नयाब अल्तमश कुर्सियों के दरमियान अल्तमश साहब की व्हील चेयर थी, जो अपने छोटे भाई की बचपन की यादें और बातें सुनकर खूब इंजॉय कर रहे थे। इनके चेहरे से पता चल रहा था। हाँ 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 राहिल भाई अल्तमश भाई को तो इतनी केमिस्ट्री की टीचर भी बहुत पसंद थी, इन्होंने लेटर भी लिख डाला था। अल्तमश आंखों से ना बताने का कह भी रहे थे, पर अनीसा बेगम आज बहुत खुशगवार मूड में थी और आज बच्चे भी पास नहीं थे, सिर्फ वो बड़े बुजुर्ग थे घर के। हाँ 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 और मुझे लगा था अल्तमश के दिल पर बस मैंने राज किया था, यास्मीन बेगम ने शरारती लहजे में कहा था, जिस पर सबने एक और कहके लगाए थे। हंसते हंसते लोगों की नज़रें जरान पर चली गई थी, जो जूते उतार कर इस तालाब के पास बैठ गया था।
हा हा हा। वैसे अनीसा जिस तरह नायाब के अडॉप्टेड बच्चों की देखभाल कर रहा है ज़रान, कहीं अडॉप्ट तो नहीं करने वाला। सवेरा मानेगी नहीं। राहिल साहब की बात पर और ज़ोर से हंस दिए थे सब, और बिल्कुल सबकी नज़रें ज़रान पर थीं। तुम जानती हो, तुम में सारी आदतें तुम्हारी माँ जैसी हैं। बदतमीज़, बददिमाग, बदलियाज़। ज़रान पानी के तालाब में टांगे रखे बैठ गया था और पानी में तैरती हुई बत्तख को दूसरी सफ़ेद बत्तख से अलग थलग देखकर ज़रान ने ताना दिया था, जो इस बत्तख ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो ज़रान के पास बिल्कुल नहीं आती थी, जैसे वो नायाब के पास भागती हुई जाती थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ने फिर से इनकार कर दिया मुझे, और अब खूबसूरत डैडी नहीं है तुम्हारे नसीब में। ज़रान बच्चों के जैसे बातें कर रहा था। इसके पास कोई ऐसा नहीं था जो इसकी बातें सुन लेता बिना इसे जज किए। अफनान से बात नहीं हो पा रही थी इसकी, अपनी अम्मी से नाराज़ था वो, हर तरह से वो मजबूर हो रहा था, इसे मजबूर किया जा रहा था। कितनी आसान थी ज़िंदगी मेरी और कितनी उलझ गई है अब। एक तरफ वो खूबसूरत लड़की जिससे कभी शादी की ख्वाहिश की थी, अब दस्तरस में है, तो मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, मेरी चाहत वो चाहत नहीं रही। और एक वो लड़की जो 4 साल तक मेरी राह तकती रही, मुझसे मोहब्बत भी थी, मेरी चाहत भी थी इसे, पर मेरे इनकार ने इसे बदज़न कर दिया। क्या इतना आसान था नया बलतमश आगे बढ़ जाना? ज़रान की आंखें बंद हो गई थी, जब भारी हो गई थी पानी से। इसकी आंखों का वो पानी जिन्हें वो आंसू भी नहीं कह सकता था। वो डरता था अपनी कमज़ोरी दिखाने से, वो डरता था नया बलतमश के लिए आंसू बहाने से। इसके यही डर ले डूबे थे, और इसे खबर तब हुई थी जब कुछ नहीं रहा। अम्मी, अब्बू, वो नुमान भाई और इनकी फैमिली आई हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सनी ये कहकर चला गया था, और जो सब हंस रहे थे, एक दूसरे से परेशान हो गए थे सब। नुमान तो बाहर चला गया था ना स्कॉलरशिप पर। अनीसा ने अपने शौहर की तरफ देख कर पूछा था। ये तो चल कर पता चलेगा अनीसा बाजी। राहिल साहब की बेगम और यास्मीन बेगम भी उठ गई थी। मैं अल्तमश को कमरे में ले जाती हूँ भाभी, मुझे लगता है वो लोग भाई से मिलना है, मैं इन्हें ड्राइंग रूम में ले चलती हूँ, आप लोग कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। अनीसा आफाक और राहिल साहब के साथ अंदर चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। राहिल साहब ने आगे बढ़कर बहुत खुलूस के साथ गले मिले थे और बच्चों के सर पर प्यार दिया था। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। हमने बिन बताए आकर आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं दी ना? नुमान की अम्मी ने हिचकिचाते हुए पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, आपका अपना घर है, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। नुमान उठकर मिला था, अपनी बैसाखियों को साथ रख कर बैठ गया था अल्तमश साहब के पास। वो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। अल्तमश एक बार फिर आए हम नया बेटी का हाथ मांगने। सबसे ज़्यादा शॉक्ड अनीसा और अल्तमश हुए थे। पर भाई साहब, नुमान की स्कॉलरशिप तो अभी मुकम्मल नहीं हुई और नयाब अभी। आंटी मैं जानता हूँ, पर मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ मुझे नौकरी मिली है। इन्होंने मुझे ऑफ़र किए। नुमान उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था सबको। और तुम्हारे इलाज का क्या हुआ बेटा? इस बार ये सवाल यास्मीन बेगम ने पूछा था। आंटी मेरा इलाज नामुमकिन सी बात है इनके लिए। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से शायद मुझे इन बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, पर मैं जैसा हूँ अब खुश हूँ अपनी इस ज़िंदगी के साथ। ज़्यादा पाने की कोशिश में मैं ये सब नहीं खोना चाहता। अनीसा ने गहरा सांस भरा था और वो उठ गई थी। नुमान बेटा, तुम्हारे जाने के बाद नयाब ने भी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली थी, वो 4 साल से पहले। अनीसा बाजी, नयाब छुट्टी के लिए तो आ सकती है ना, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं और अल्तमश को भी नहीं होगा। यास्मीन बेगम ने अनीसा की बात को काट दिया था। पर मुझे इस रिश्ते से इनकार है, ज़रान ने ललकार कर कहा था। सब अपनी जगह खड़े हो गए थे। ज़रान बेटा, तुम्हें भला कब से दिलचस्पी होने लगी? ये मामला घर के बड़ों पर छोड़ दो बेटा, कमल चच्ची ने सख्ती से कहा था। चच्ची, मुझे दिलचस्पी इसलिए कि क्योंकि नयाब मेरी होने वाली बीवी। वॉट नया? नुमान आगे बढ़ा था, इसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। वो बहुत उम्मीद से आया था यहाँ, और अपनी आंखों के सामने अपनी उम्मीद टूटते हुए देखना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इससे। इनफ, ज़रान अपने कमरे में जाओ, अनीसा ने आगे बढ़कर इसे तहस से कहा था, पर अनसुना कर दिया था ज़रान ने, और ठीक नुमान के सामने खड़ा हो गया था। ज़रान भाई, आप तो सवेरा बाजी के साथ शादी करने वाले थे, आपकी मंगनी हो गई थी फिर? अब नुमान ने बहुत एहतियात से पूछा था। मेरी शादी सवेरा से नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि हमारे घर के बड़े पहले ही मेरी और नयाब की शादी तय कर चुके थे। हमारे बचपन में मेरी मरहूम दादी की आखिरी ख्वाहिश थी, और मुझे यकीन है मेरी अम्मी और दोनों मामू अपनी अम्मी की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। ज़रान, ऐसा मुमकिन नहीं। राहिल साहब ने गुस्से से कहा था। क्यों मामू? बात आपकी बेटी की है, इसलिए बिल्ली का बकरा मैं बनूं? आप? ज़रान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था अनीसा ने। बदतमीज़ी की भी एक हद होती है ज़रान, माफ़ी मांगो अभी। अम्मी, मैंने बहुत सोचा है, आपकी कसम, आपका वो मुझे कस्में देना, वादे लेना मुझसे, पर नयाब अल्तमश को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो वापस मुड़ा था जाने के लिए, पर नुमान की अगली बात ने कदम रोक दिए थे इसके। नयाब आपसे कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। ज़रान भाई, आप आजमान है, तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी? ज़रान ने कंधे से नुमान को पीछे धकेला था, जिसकी वजह से नुमान पीछे सोफे पर गिर गया था और इसकी बैसाखियाँ नीचे ज़मीन पर। माजूर वो नहीं, माजूर आप है ज़रान। ज़रान सबको अनसुना करके इसके कमरे से निकल गया था।
पर नायाब की कही हुई बात ने इसे वापस अंदर जाने पर मजबूर कर दिया था। ज़हरान ने कमरे में दाखिल होकर नुमान की वो बेसाखियाँ उठा कर दी थी। इसे सब लोग इसके पास इकट्ठे थे। नुमान, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़हरान की माफ़ी पर सब शिशत रह गए थे। पर नुमान, अब तुम्हारा और नायाब का रिश्ता नहीं हो सकता, यही नसीब में लिखा है, इसे एक्सेप्ट कर लो। आई एम सॉरी राहिल मामू, पर मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं इसी हफ्ते नायाब को लेने जा रहा हूँ। बस बहुत मनमानी कर ली इसने। ज़हरान वहाँ से चला गया था। सबके चेहरों पर उदासी छा गई थी, गहरी उदासी। मिस्टर अफनान यूसुफ, आपको मेरे बेटे को अपना नाम देना ही होगा। नायाब ने बिना नॉक किए अफनान के केबिन का दरवाज़ा खोला था और अंदर चली गई थी। वो दी अफनान ने अभी चाय का एक सिप ही लिया था कि एकदम से नायाब की बात सुनकर इसका वो सिप मुंह से बाहर निकल आया था। खांसी करते अफनान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। आपको मेरे बेटे मतलब मेरे अडॉप्टेड बच्चे को, उफ, मेरा मतलब है मार्को को अपना नाम देना होगा। मिस नायाब, सीरियसली रातों रात कौन सा बच्चा आ गया और तुम्हारा दिमाग ठीक है? या अल्लाह, क्या हो गया? मिस डोंट टच मी के टैग को अफनान गुस्से से चिल्लाया था। देखिए अफनान सर, मुझे मार्को को अडॉप्ट करना है और फादर के बगैर नहीं कर सकती। मेरा मतलब नायाब को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। होल्ड ऑन लड़की, मार्को कौन है, कहाँ है? अफनान अपना सर पकड़कर डेस्क पर बैठ गया था और बहुत आराम से नायाब से पूछा था, मार्को बेटा अंदर आओ ना। अफनान नायाब का शफ़क़त से भरे लहजे को देखकर हैरान हो गया था और कीचड़ से भरा हुआ एक पपी आराम से कैट वॉक करते हुए अंदर केबिन में आ गया था। व्हाट दी हेल? अफनान जिस तरह डेस्क से उठा था वो चाय का मग भी गिर गया था नीचे और अफनान ने केबिन के खुले दरवाजे से बाहर देखा तो ऑफिस का पूरा स्टाफ केबिन की तरफ देख रहा था। अफनान ने जब वाइट मार्बल वाले फर्निश फ्लोर को देखा ऑफिस के, तो वहाँ 2 नहीं 4 कीचड़ से बड़े कदमों के निशान थे। अफनान ने वापस नायाब के कदमों की तरफ देखा तो इसके जूते भी कीचड़ से लथपथ थे। अफनान के कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था पर नायाब को जैसे कुछ नज़र नहीं आता। मिस नायाब, आप मिस सुमेरा के साथ एक मीटिंग अटेंड करने गई थी, एक्सप्लेन करें ये जानवर क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस में? जानवर भी इंसान की तरह होते हैं। ये रास्ते में मिला, इस बेचारे का मालिक भी आपकी तरह निकला जालिम जाबिर। इस तूफानी बारिश में मारपीट कर रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसे इसके मालिक से ख़रीद लाई। मार्को बेबी, नायाब नीचे झुक गई थी। ख़रीद लाई जी, अपने पूरे मंथ की सैलरी से। इसका मालिक फ्री में नहीं दे रहा था और इसकी पिटाई कर रहा था। पूरे महीने की सैलरी? या अल्लाह, तुम दिमाग से पैदल हो क्या? अफनान का सर चकराना शुरू हो गया था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे इंसल्ट करने से पहले इस बेचारे की हालत देखें ज़रा। देखते ही देखते नायाब ने अपनी गोद में उठाकर अफनान के सामने किया था जो झटके से पीछे हो गया था। ओए पागल लड़की, मेरे कपड़े ख़राब करवाओगी क्या? पीछे रखो। अफनान 10 कदम पीछे हो गया था। मुझे बार बार पागल ना कहें, आपकी मदद चाहिए इसका मतलब नहीं आपकी बातें सुनूंगी मैं। मुझे इसे लीगली अडॉप्ट करना है और मैं यहाँ की नहीं हूँ। आप हो सो आपको इसके फादर वाले खाने में अपना नाम लिखना पड़ेगा पेपर्स पर अडॉप्शन के। अफनान अब गुस्से से अपने बाल नोचने को था। अफनान यूसुफ, आपको अपना नाम देना ही होगा मार्को को। मैं नहीं दूंगा इस कुत्ते के बच्चे को अपना नाम। आपको शर्म नहीं आती? गाली निकालते हुए बदतमीज़ कहीं के। व्हाट दी हेल? मिस नायाब, वो कुत्ते का बच्चा है तो इसे खबरदार एक और लफ्ज़ नहीं, वो अब मेरा बेटा है। उफ खुदाया, कहाँ फंस गया हूँ मैं। मिस्टर अफनान यूसुफ, आपको अडॉप्शन पेपर फादर की जगह साइन करने हैं बस। लाइक सीरियसली, अब मेरी औलाद ये होगी, ये पपी? अरे मार्को कहें इसे मार्को। लड़की, मेरा मीटर डाउन ना करो, खुदा की कसम इंटर्नशिप कैंसिल कर दूंगा। और तुम कहाँ रखोगी अपने बेटे को? तुम्हें पता है ना इसकी इजाज़त नहीं है, घर में नहीं रख सकते। अफनान एकदम से सीरियस हो गया था। मैं जानती हूँ मैं अपने पास नहीं रखूँगी, मैं इसे केयर सेंटर में रखवा दूँगी और हर महीने पैसे जमा करवाती रहा करूँगी। नायाब ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया था जिस पर अफनान यूसुफ की बोलती बंद हो गई थी। अम्मी, या अल्लाह, ये भला अम्मी की दरख्वास्त पर मेरे गले पड़ी है। अफनान ने टाई उतार दी थी और एकदम से चिल्ला दिया था, आप क्यों मार्को को डरा रहे हैं बेटा? नायाब इस पपी को चुप करवा रही थी जो रो भी नहीं रहा था। अम्मी अब की अफनान अपने सर के बाल नोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। अब कुछ बताओगी भी, क्यों हंसी जा रही हो? ज़ेबा बेगम ने मुलाजमा से राइस की ट्रे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर रख दी थी डिनर करने के लिए। सब अपनी चेयर पर बैठ गए थे, सब बस इंतज़ार था तो अफनान का। और जुबिया की हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जुबिया बेटा क्या मसला है? यूसुफ साहब की बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। मुबारक हो अब्बू, आप रातों रात फिर से दादा बन गए हैं। हा हा हा, इसने ज़ोर का कैका लगाया था। इसी वक्त अफनान कोट एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ में वो अडॉप्शन पेपर्स की कॉपी पकड़े घर में दाखिल हुआ था फुल गुस्से में। अफनान भाई, मुबारक को मार्को को साथ नहीं लाए? इससे पहले अफनान जुबिया के कान खींचता वो उठकर अपने अब्बू के पीछे छुप गई थी। सब इंजॉय कर रहे थे और जुबिया की बातों पर हैरान भी हुए थे। क्या बात है अफनान? जुबिया, मार्को कौन है इस बार? ज़ेबा बेगम ने सख्ती से पूछा था। वो अम्मी कुछ नहीं। अरे भाई शर्माना कैसा, अब तो आप लीगली बन गए हैं। जुबिया की बच्ची, अगर कुछ बोला तो सब कुछ बंद कर दूंगा, मेरी तरफ से कोई पॉकेट मनी नहीं। जुबिया सोच में पड़ गई थी कुछ पल को। अगर जुबिया तुमने बताया तो मैं पॉकेट मनी बंद कर दूं और मैं जेब खर्च ज़्यादा देता हूँ। अजियान ने अफनान को छेड़ा था और मैं भी। यूसुफ साहब ने भी अब वो बात सुनी थी। सीरियसली गाइस, अफनान ने वो पेपर्स टेबल पर पटक दिए थे और बैठ गया था अपनी सीट पर। बस पर सबसे पहले वो पेपर्स ज़ेबा ने पकड़े थे और इनके बाद यूसुफ साहब, फिर अजियान साहब और इनकी वाइफ। सब पेपर पढ़ने के बाद अफनान के चेहरे की तरफ देख रहे थे और कुछ सेकंड्स के बाद सबके हंसी की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। हा हा हा, मार्को
ज़ेबा बेगम ने हंसते हुए अफनान के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा था, और इसके सर के बाकी के बाल भी ख़राब हो गए थे। नया आप इतनी झिल्ली कैसे हो सकते, वो तो बहुत संजीदा मिजाज लड़की है। हाँ हाँ हाँ, क्रेडिट मुझे दीजिए, आइडिया मेरा था। और सच समझ बैठी और उठा लिया मार्को को। ज़ुबिया की हंसी तब तक ख़त्म हुई थी जब ज़ेबा बेगम ने कान खींचे थे। ज़ुबिया, ऐसा क्यों किया बेटा? अफनान भाई ने हमारी ट्रिप कैंसिल करा दी थी, बदला तो लेना था। पर नया वाकई बहुत भोली है। फिर सब बैठ गए थे। भोली अहमकाना है भला, इतनी बेवकूफ़ाना हरकत अम्मी आपके लिए इंटर्नशिप पर रखा। पिछले 1 महीने से वो हर काम कर रही है जिसे मना किया जाता है। अफनान आप बहुत इरिटेट होकर सब बताना शुरू हो गया था। अफनान वो टैलेंटेड बच्ची है, वो काम करेगी जो इसे सही लगता है, सो बर्दाश्त करना सीखो। ज़ेबा बेगम अपनी हंसी दबाते हुए अफनान के साथ बैठ गई थी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फ़नी अम्मी, आप सोच नहीं सकती कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। इसने मार्को को मेरी गोद में बिठा दिया था और फिर बाद में इसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। हाँ 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 भाई, मैं तो सोच रही हूँ जब नया आपको सब समझ आएगी क्या हालत हो रही होगी इसकी। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपसे ज़्यादा शर्मिंदा होगी। इसकी हालत तो तब पता चलेगी जब वो अगले हफ्ते तक ऑफिस आएगी, देख लेना। इसने मुंह छुपाते फिरना है जब से इसे अपनी अहमकाना बचकाना हरकत की समझ लगेगी। अफनान के चेहरे पर एक पोशीदा मुस्कुराहट थी। नयाब के आने से दिलकश भाभी की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। यूसुफ, आपने गौर किया? ज़ेबा की आंखों में एक दुख था जो सिर्फ यूसुफ साहब देख पा रहे थे। पर ज़रीन भाभी का क्या करना है, वो आ रही हैं अगले माह वापस। सब लोग खामोश हो गए थे। क्या मतलब क्या करना है अबू? सलमान चाचू पर इनका भी नहीं हक था जितना दिलकश चची का। अगर आप लोग इतनी इज्जत दिलकश चची को दे रहे हैं तो ज़रीन चची को भी दीजिए, वो भी बेवा है सलमान चाचू की जैसे कि दिलकश चची। और एक तरफ से देखा जाए तो ज़रीन चची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली पाकिस्तान जाकर, यहाँ वापस आए भी अपनी बीवी के साथ, और जब इनका वक्त था अपने पहले रिश्तों को मनाने का वो दुनिया छोड़ गए थे। अफनान की बातें बहुत कड़वी और लहजा बहुत उखड़ा लगा था ज़ेबा को। अफनान, तुम अभी तक अपना नहीं पाए दिलकश भाभी को, इन सब में वो बेकसूर हैं। मैं नहीं जानती किसने तुम्हें इतना सब कुछ बताया, जिसने भी बताया कि इसकी कोशिश कामयाब हो गई तुम्हें दिलकश भाभी के ख़िलाफ़ करने की। पर बेटा याद रखना, जो हम देखते हैं कभी कभी वो भी आंखों का धोखा होता है। बिना कुछ खाए ज़ेबा बेगम वहाँ से चली गई थी। अब्बू, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर अम्मी की एक बात सच है, मैं दिलकश चची को अपना नहीं पाया हूँ। मेरी नज़र में ज़रीन चची ही सलमान चाचू की बीवी है। अफनान का लहजा नफरत से भरपूर था। अब्बू, हकीकत में क्या हुआ था? जहाँ तक मैं जानता हूँ चाचू तो बड़ी अम्मी के साथ पाकिस्तान किसी रिश्तेदार की फौतगी पर गए थे, फिर जब वापस आए तो दूसरी बीवी के साथ। और मेरे सुनने में आया था वो दादा अब्बू के इंतकाल पर भी नहीं शामिल हुए थे। और इनफ, बस अज़ियान, मेरा भाई अब्बू के इंतकाल के वक्त मेरे साथ था। हम बेटों ने कंधा दिया था अपने बाप को। सलमान के इरादे हमेशा से नेक थे। मुझे फ़ख्र है अपने भाई पर। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं। सलमान ने जो भी किया वो इस वक्त की ज़रूरत थी बेटा, बस इतना जान लो। दिलकश भाभी से इसकी शादी एक खुश आइन फ़ैसला था सलमान का। ज़रीन ने अगर ये घर छोड़ा, बच्चों को यहाँ से ले गई, तो ये इसका फ़ैसला था। हकीकत से कोई नहीं जानता क्या हुआ था पाकिस्तान सिवाय 4 लोगों के, और वो वहाँ से उड़ गए थे। अब्बू, कौन है वो 3 लोग? ज़ुबिया ने वालिद का हाथ पकड़ लिया था। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था सबके लिए। सब इस रात से पर्दा उठाना चाहते थे, पर पहल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बड़ी अम्मी, सलमान भाई, दिलकश भाभी और तुम्हारी माँ। और वो वहाँ से चले गए थे पीछे इन तीनों की सोच को और पेचीदा करके। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? या अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे ऑफ़िस वाले मेरे बारे में। एक पपी को मैं उठाकर ले गई थी और इतनी बड़ी बात कह दी। नयाब एक बार फिर बिस्तर से उठ गई थी और दूसरे बेड पर लेटी शांजे सर पकड़कर बैठ गई थी। नयाब, नाखून खाना बंद करो प्लीज़। नहीं खा रही, मैंने खाना पेट भरकर खाया था। नयाब ने वैसे ही फ़नी सा उल्टा जवाब दिया था जिस पर शांजे ने कहका लगाया था। अच्छा, चबाना बंद करो और ऐसे चक्कर नहीं लगाओ यार, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तुम पिछले 2 घंटे से ऐसे ही कर रही हो, यहाँ आकर बैठो। शांजे ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ कर बैठा लिया था। तुम समझ नहीं रही शांजे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे? अफनान सर का वो चेहरा, वो तासुर भूल नहीं पा रही। खूब हंस रहे होंगे मुझ पर कि मैं कितनी अहमकाना बातें कर आई। ऊपर से इस अडॉप्शन सेंटर में इनको ज़बरदस्ती ले गई और साइन करवा लिए थे। या अल्लाह, मेरी इमेज डैमेज हो गई। वो लोग समझ रहे होंगे पता नहीं कैसी तरबियत है मेरी जो मुंह उठाकर ऐसी बात कर दी। ना आप ज़रा चुप नहीं हुई थी। मार्को को वो केयर सेंटर में छोड़ आई थी और अफनान यूसुफ ने गुस्से से ड्राइवर को कहा था नयाब मैडम को घर छोड़ाने का। तब से अब तक यही हाल था नयाब का। जैसे जैसे इसे समझ आ रही थी अपनी कही हुई बातें। नयाब बस मेरी बात सुनो, तुम्हारी इमेज ख़राब नहीं हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि जिस तरह की लड़की तुम हो ना, तुम गलतियाँ करके पछताने वाली लड़कियों में से नहीं। तुम पछताए जाने से पहले सोच लेती हो तुमने कोई ऐसी गलती करनी नहीं। ये जो तुमने आज किया है तुम्हारी असल इमेज है, तुम्हारी अच्छाई। तुमने इस जानवर को जुल्म सहते देखा, तुमसे रहा नहीं गया। तुमने अपनी सैलरी भी दे दी जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की थी इस कंपनी में। तुमने अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिखाई, तुमने दिखाया है कि तुम एक अच्छा काम करना था लोगों से बिना डरे, तुमने वो किया। ना आपके चेहरे पर हाथ रख कर बहुत इत्मीनान से समझाया था शांजे ने सब कुछ। पर शांजे, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ पूरा हफ्ता बस। और नयाब अपने बिस्तर पर लेट गई थी। सारी रात वो वही बातें सोच रही थी और जाकर गुजार रही थी पूरी रात से।
परेशानी इस कदर हुई थी कि अगली सुबह इसे टेम्परेचर हो गया था लो। मैडम अब तुम्हें बहाना मिल गया था, 102 बुखार। लड़की चलो डॉक्टर के नयाब मुंह कंफर्टर में छुपा लिया था। नहीं शांजे, मुझसे नहीं जाया जाएगा प्लीज़। इसकी आवाज़ में बहुत थकावट थी कि शांजे ने रिसेप्शन पर जाकर स्टाफ लेडी से डॉक्टर को हॉस्टल बुलाने की रिक्वेस्ट की थी। ये लड़की कभी पहाड़ के जैसे मजबूत नज़र आती है तो कभी मोम की तरह नरम। नयाब अल्तमश बेशक कमज़ोर नहीं पर एहसास ज़रूर है, हसास ज़रूर है। शांजे ने कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर के साथ वापस रूम में आ गई थी। एक हफ्ते बाद एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं। क्या मोड़ आया है कहानी में। ज़ारान ने गाड़ी बहुत पीछे खड़ी कर दी थी। सामने बारिश में भीगी हुई नयाब अल्तमश अलग नहीं लग रही थी। इसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। ज़ारान आबदीन वो भीग रही है बारिश में, वो आग लगी है पानी में। ज़ारान गाड़ी से नीचे उतर गया था और नयाब तक कदम बढ़ाते हुए चंद कदमों के फासले ने इसे भीगा दिया था पूरी तरह। और जब वो नयाब के पास पहुँचा तो नयाब ने पीछे पड़ कर देखा। ज़ारान, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी आखिरी कोशिश नहीं करूँगा। नयाब अल्तमश, नयाब की आंखों में बेयकीनी देखकर वो एक कदम और आगे बढ़ा था। तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। ज़ारान, ज़िद्दी होना अच्छी बात है पर इतना ज़िद्दी भी ना होना कि किसी दूसरे की खुशियाँ बर्बाद हो जाएं। हाथ फैलाए खड़े हुए, मोहब्बत में ठुकराए हुए आशिक कुछ नहीं मांगते सिवाय इस हाथ के जिसको पकड़कर इन्होंने जीना होता है। इनके जीने की आखिरी उम्मीदें तोड़ा नहीं करते। नयाब अल्तमश, चलोगी ना मेरे साथ। और नयाब ने हाँ में सर हिलाकर अपना हाथ ज़ारान आबदी के हाथ पर रख दिया था। नयाब, और एकदम से पीछे से हॉर्न की आवाज़ ने इसे ज़ारान अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया था जो नयाब को भीगते हुए देखकर खो सा गया था। मिस सुमेरा, ये छतरी ले जाए वरना इस लड़की को और बहाना मिल जाएगा अगले हफ्ते छुट्टी का। आपको क्या लगता है मैं इसके पास ये लेकर नहीं गई होंगी। अफनान सर, सुमेरा ने कुछ फाइल्स अफनान के टेबल पर रख दी थी जो कमीज़ दिन पूरी नहीं हुई थी। वो मैडम आज पूरी कर देंगे। अपने पीछे भगा कर अब आप छतरी लेकर जाएं, मैं आता हूँ। सुमेरा हंसी छपाते हुए केबिन से चली गई थी और फिर लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर और फिर ऑफिस से बाहर, जहाँ पार्किंग में नयाब मार्को के साथ बारिश में बिना किसी की फिक्र के एंजॉय कर रही थी। नयाब अल्तमश एक नया बेबी अडॉप्ट कर लिया। ज़ारान कहकर लगाते हुए अपना कोट उतारकर गाड़ी से बाहर आया था और कुछ कदमों के फासले पर था। वो जब किसी और शख्स को नयाब के ऊपर छतरी करते देखकर ज़ारान के कदम रुक गए थे। वो वहीं कुछ बहस के बाद नयाब वहाँ से चली गई थी अंदर। ज़ारान आबदी दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके पीछे हो गया था और वही हाथ इसने अपनी गाड़ी के शीशे पर मार दिया था। कांच टूटने की आवाज़ से वहाँ कुछ लोग तो रुक गए थे और रुक गई थी नयाब और अफनान भी शोर सुनकर। ठुकराए जाने के बाद जिन मोहब्बतों का एहसास हो जाए वो बेचैनी और उम्र भर का गम दे जाती हैं ना मिलने पर, और रोक दे जाती हैं आपकी नज़रों के सामने किसी और की हो